नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश में इस समय जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है वो दिल्ली का इलेक्शन है। अब उसी दिल्ली के इलेक्शन के बीच में बजट भी आ गया, तो बजट भी बहुत कुछ चर्चा में रहा। बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक एपिसोड में मैं कर चुका हूं। आप भी अपने हिसाब से उसको देख ही रहे होंगे, इवैल्यूएट कर रहे होंगे। और इस बीच राष्ट्रपति के भाषण पे पार्लियामेंट में चर्चा भी शुरू हो गई। बहुत लोगों ने उसमें अपने भाषण दिए, लेकिन एक सांसद आई हैं महुआ मैत्रा। महुआ मैत्रा टीएमसी की हैं, तृणमूल कांग्रेस की, और बेहतरीन बोलती हैं। उन्होंने कुछ चीजें पार्लियामेंट में कही। अच्छा, उनको एक शायद मुझे लगता है एडवांटेज है, वो अंग्रेजी धारा प्रभाव बोलती हैं। तो जब अंग्रेजी कोई धारा प्रभाव बोल रहा है तो जनरली लोग मुंह खोल के ऐसे करके देखने लगते हैं। तो किसी ये जो है ना कि इनको तंग करो, इनको गाली बक दो, इनको वो कर दो, इनको छेड़ दो, उनको करने की जल्दी बहुत हिम्मत नहीं पड़ती है। अच्छा, जब हिम्मत भी पड़ती है तो वो अंग्रेजी में इतनी तेज, जैसे होता नहीं है अंग्रेजी टीचर इतनी तेज डांटेगी कि आदमी रहेगा भैया दूर से रहो, इनसे इनके मुंह मत लगो। वो अपनी बात को जितने आर्टिकुलेट, जितने अच्छे ढंग से कहती हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। यहां पे एक बहुत मुद्दे की बात है। देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। लेकिन बिल्कुल अगर ईमानदारी से देखा जाए तो डेमोक्रेसी, जिस ढंग की डेमोक्रेसी की परिकल्पना है वो क्या है, आपको पार्टी के टिकट पे डिपेंड करना पड़ता है। क्योंकि आज जो निर्दलीय कोई लड़ रहा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक आधा % लोग भी निर्दलीय जीतेंगे, 1% लोग, उनका कोई देश को चलाने में कोई से नहीं रहेगी। तो लोकतंत्र में पार्टी तंत्र का कब्जा है। पार्टी में किसका कब्जा है? पार्टी में कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा है। और वहां पे लोग कुछ गाते रहें, लेकिन वहां पे अगर टिकट मिलना है तो किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के घर में ही मिलेगा टिकट। ये सारी पार्टियों में, कोई पार्टी उससे अछूती नहीं है। और अगर आपको पार्टी का टिकट नहीं मिल रहा है, जिस पार्टी पे एक या दो लोगों, अगर बीजेपी में है तो बीजेपी में आपको, जब तक बीजेपी के अमित शाह साहब, मोदी जी, या बहुत किया तो एक मेरे ख्याल में अमित शाह मोदी जी के बाद 99% टिकट इन लोग फाइनल करेंगे, बाकी 1% में पूरा देश के सारे नेता आ जाएंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, 99% टिकट इन लोग फाइनल करेंगे, 1% में पूरे देश के नेता। जेडीयू 99.9% नीतीश करेंगे, बाकी देश के सारे नेता। ममता बनर्जी 100% वही फाइनल करेंगे, टीएमसी। मायावती जी 100 में 100% वही फाइनल करेंगे। सपा अखिलेश यादव 100 में 100%। मतलब अगर आप ये देख रहे हैं तो पार्टी में भी कोई लोकतंत्र नहीं है। और ये वो सारी पार्टीज जो लोकतंत्र के इलेक्शन के द्वारा अपनी बात कहती हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, अपनी पार्टी में कहीं लोकतंत्र नहीं है। कहीं इलेक्शन के द्वारा इंटरनल उनका पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है। वो कहें कुछ भी, कागज पे जैसे भी हो। मेन मुद्दे पे वापस आते हैं और अब ये कहते हैं कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ, जिसमें प्रचंड बहुमत माना जा रहा है कि बीजेपी का आया, उसमें कुल 67% वोटर्स ने वोट दिया। हिंदुस्तान में वोटर्स मोटे तौर पे माना जा रहा था कि करीब 90 करोड़ हैं, उसमें से 67% लोगों ने वोट दिया। उस 67% वोटर के 37% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। तो अगर उसको मोटे अंदाज से करें, 90 का 67% और 67% का 37%, करीब 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 135 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। तो अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें तो करीब 15-16% के बीच लोग बीजेपी के पक्ष में वोट दिए हैं। क्योंकि ये जो 67% के अलावा 33% लोगों ने वोट नहीं दिया था उस 90 करोड़ में, मतलब उनको लगता नहीं है कि इस डेमोक्रेसी से कुछ होगा। प्राइमरली वो थोड़ा इस चीज से दूर हैं, दे आर नॉट कंसर्न, इस तरह का है। 1-8% हो सकते हैं जो किसी जगह व्यस्त है या नहीं किए, उस दिन छुट्टी होती है, बड़ा पर्व होता है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वोट नहीं देने से कहीं ना कहीं वो अपने को कनेक्ट नहीं मान रहे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह का मिजाज है। अब अगर ये 16% लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह अपने को बिहेव कर रही है, ऐसा महुआ मैत्रा जी का कहना है। उनका कहना यह है कि ये जो मिडिल पाथ, इसमें आपके वो वोट भी थे जो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर नहीं थे, लेकिन उनको उस समय ऐसा लगा था कि देश को चलाने के लिए मोदी जी ही सबसे विश्वसनीय नेता हैं, तो इसलिए उन्होंने वोट दिया था। और आज वो आपसे कहीं दूर हो रहे हैं। उनका बार बार ये कहना था कि आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप उनको अस वर्सेस देम कर लिए, हम और वो, देश प्रेमी वर्सेस गद्दार कर लीजिए, हिंदुस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, लेकिन वो आप 16% के अंदर ही लोग रहेंगे। जो दे हैं वो अभी भी 84% रहेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने वहां कही थी। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं कि बीजेपी का करनी और कथनी में इतना अंतर है
कि वो थोड़ा मुश्किल चीज हो रही है। जैसे एक उनके साहब सिंह वर्मा के लड़के हैं परवेश वर्मा, उन्होंने मालूम नहीं क्या क्या मतलब गालियां दी इलेक्शन के दौरान। उनकी इस भाषणबाजी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने भाषण देने से मना किया, करीब 36 घंटे उन पे बैन लगाया। लेकिन कल मंगलवार को जब मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया तो वो उनके साथ स्टेज शेयर किए। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज होना था तो उन्होंने रिलीज किया। तो आप एक तरह से एक ऐसा आदमी जो दागी है, जिसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इसने गलती की है, उसको आप अपना मतलब उसी से अगर आप करके मैसेज क्या दिलवा रहे हो, मैसेज दिलवा रहे हो कि किसी को कुछ कहना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मैसेज क्या दिलवा रहे हो? एक तरफ गांधी जी के उसमें जाके आप नमस्ते कर रहे हो, दूसरी तरफ वो हेगड़े और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग आपकी पार्टी में है ही। हेगड़े ने अभी जो कर्नाटक के एमपी है वो क्या क्या बोल रहे हैं गांधी जी को, किस तरह से उन्होंने बोला है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं जो अच्छा बीजेपी अपने को ये कहती है कि वो हाई मॉरल ग्राउंड्स पे है, मॉरलिटी की बात करते हैं, वो बात करते हैं राम की, वो बात करते हैं ईमानदारी की, वो बात करते हैं युधिष्ठिर जैसी सत्यनिष्ठा की। और यहां पे स्टेटमेंट मतलब कल दिल्ली इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सुन के मुझे मतलब उसका अंग्रेजी अनुवाद यह है कि इंडिया इन 21st सेंचुरी विल नॉट बी रूल्ड बाय पॉलिटिक्स ऑफ हेट बट बाय पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब किसी से भी पूछ लीजिए जो भाषण सुना ना हो, जो आज केवल वो हो रहा हो कि ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट कौन ज्यादा कर रहा है, कौन ज्यादा गाली दे रहा है। एक इसी से रिलेटेड एक बीजेपी ने एक अपना नया गाना लगाया है। गाना मतलब 2020 के दिल्ली इलेक्शन के लिए उन्होंने एक गाना किया है। उन्होंने गाना किया है दिल्ली तू अब जान ले। देखिए क्या हो रहा तुझे हो मेरी दिल्ली, ढोंगी धरने दे रहे उड़ा रहे हैं खिल्ली। अब जाग तू छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। अब जाग तू छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। जो पिलाने आ रहे तुझे है नफरतों के घोल, खोल दे तू आज उन फरेबियों की पोल। दिल्ली तू अब जाग ले, जोरों से गांठ बांध ले, हर द्रोही तू पहचान रे, देश अपना अभिमान रे। अब वहां पे वो इतनी गाली है उसमें, और गाली किसको है? उनका कोई लीडर नहीं दिखा रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने किया है कि दागी, तो दागी जैसे ही आता है केजरीवाल की फोटो, खिल्ली जो देश की खिल्ली उड़ाते हैं किसकी फोटो? कन्हैया की फोटो। फरेबियों से मतलब सावधान, और फरेबी जब आता है तो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल की फोटो। झूठ फरेब का जब नाम आता है तो फिर केजरीवाल की फोटो। इसी तरह करते करते द्रोही अनुराग कश्यप का वो जो एक, और विशाल भारद्वाज का जो धरना हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में, उसकी फोटो। शर्जील इमाम की फोटो, फिर वो चंद्रशेखर को द्रोही कहना। ये सारी चीजें वो कर करके कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब राष्ट्रद्रोही लोग हैं। फिर वो कह रहे हैं फिरंगी की जब फोटो आ रही है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो, उनके इटली वाले कहीं उसको तूल देने की बात, इटली नहीं बोल रहे, फिरंगी बोल रहे हैं। मुगलिया किसी मुस्लिम नेता की फिर फोटो। और ये सब करने के बाद वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? गद्दार, पहरेदार। फिर वो कहते हैं जिन्हें नाज है हिंदू पर वो कहां हैं, वो यहां, मतलब वो क्या क्या चीजें कह रहे हैं। अजीब अजीब सी हिंदू रिटोरिक की बात कर रहे हैं। और इसको लेके आज के टेलीग्राफ ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छापी है। टेलीग्राफ ने इस गाने को उन 4 पैमानों पे कसा है। उसने 4 रूल्स ऑफ प्रोपोगंडा बताया है गाने में, और उसने 4 कसा है कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। क्योंकि जो गाने की धुन है वो मार्शल है, मार्चिंग, और मतलब लड़ाई की है, वो कहीं सौम्यता नहीं है। फिर उसने डिस्क्लेमर किया है और डिस्क्लोजर किया है। उसने डिस्क्लोजर में क्या लिखा है कि ये जो 4 बातें हैं ये हिटलर की आत्मकथा मैन कैफ से ली गई हैं। और उसने ये भी कहा है कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मैन कैफ में लिखा था, प्रोपोगंडा इज अ ट्रूली टेरेबल वेपन इन द हैंड ऑफ एन एक्सपर्ट। तय आप करिए कि ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है इसको हैंडल करने वाले एक्सपर्ट हैं कि नौसिखिए हैं। क्योंकि अगर एक्सपर्ट हैं तो खतरा है, और अगर नौसिखिए हैं तो और ज्यादा खतरा है। एक और चीज, इस इलेक्शन कैंपेन जो दिल्ली का चल रहा है
उसमें 2-3 लोग इसलिए लगाए गए हैं कि उनका केवल एक काम है पाकिस्तान, इंडिया। अच्छा, बिरयानी को आजकल जैसे पहले नहीं था, नारियल हिंदू का फल, खजूर मुसलमानों का फल, गाय हिंदुओं की मां, बकरी मुसलमानों के हिस्से में, भगवा रंग हिंदुओं का, हरा रंग। उसी तरह से एक नया हुआ, अब बिरयानी मुसलमानों का हो गया, और मुसलमानों का भी नहीं, पाकिस्तानियों का हो गया है। मतलब वो भी एक नैरेटिव धीरे धीरे पुश किया जा रहा है। अच्छा, ये आपके अमित शाह से लेके जो आपके टॉप लीडरशिप है वो कर रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है दिल्ली में। मतलब दिल्ली में कौन कौन चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये हो रही है, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रदेशों के मंत्री आ रहे हैं, सेंट्रल मंत्री लग रहे हैं, 200-250 सांसदों की ड्यूटी लगी हुई है। और इसमें सबसे हंसी की बात मैं कहूंगा ये है कि वो सारे प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री आके यहां केजरीवाल को गवर्नेंस सिखा रहे हैं। केजरीवाल जिसने एक कम से कम शिक्षा, अस्पताल, बिजली और पानी पे जो काम किया है, जो बाकी स्टेट में उसके आसपास भी नहीं है, वो भी आके इनको बता रहा है कि ये देख लो। और बताने से ज्यादा वो वही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बिरयानी और इन सब पे ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन एक अजीब सी चीज हुई कि जैसे मोदी जी भी यही इसी थीम को ले रहे थे। वो सीलमपुर, जामिया, शाहीन बाग, इन सबको रिलेट कर रही है। वो सारी जगह हैं जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन बीच में एक चीज ये भी हो रही है कि इन्होंने कल की स्पीच में पाकिस्तान और ये वाली जो बात करते हैं, इससे ज्यादा इन्होंने केजरीवाल को गाली देनी शुरू की। गाली इन द सेंस क्रिटिसाइज करना शुरू किया और बताया कि इन्होंने कुछ नहीं किया और हम करेंगे। हालांकि केजरीवाल ने जो किया है वो सबके सामने है। केजरीवाल को शायद इसलिए वो डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं, और शाहीन बाग को शायद इसलिए डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं, जैसा समझ में आ रहा है कि हम सब लोगों के मतलब सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े नायक श्रीमान ट्रंप महाशय आने वाले हैं हिंदुस्तान। अमेरिका के सामने अगर वो हिंदुस्तान आते हैं तो जैसी खबर अभी है कि शायद वो कह रहे हैं कि हम गुजरात नहीं जाएंगे, तो एक तो वो किरकिरी होगी अगर वो गुजरात नहीं गए, क्योंकि जब ट्रंप आ रहे हैं तो उनके साथ पूरा वर्ल्ड प्रेस आता है, और जब वो वर्ल्ड प्रेस आएगा तो दिल्ली में आप 2 दिन पहले इतने पॉपुलर आप होने का कह रहे हैं कि हाउडी मोदी आप अमेरिका जाके कर रहे हैं, और दिल्ली अपने घर में अगर आप चुनाव हार रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है टैक्टिकली कि आप केजरीवाल को डिस्क्रेडिट करिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप शाहीन बाग को, जामिया को, सीलमपुरी को आप पाकिस्तान या कुछ इस तरह की चीजें बताने की कोशिश करिए। अगर आप इस तरह के बनाने में कामयाब हो गए तो ट्रंप के सामने कम से कम आपके पास एक एक्सक्यूज रहेगा ये कहने का कि ये सब तो मतलब ऐसे ही लोग हैं, ये डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, देश इनको गद्दार कहता है, राष्ट्रद्रोही कहता है। शायद इसकी मशक्कत हो रही, ये हो रहा है कि ट्रंप के सामने अपनी कैसे हम अपने को प्रूफ करेंगे। इन सब के बाद अभी मैं एक चैनल है जिसको कि लीड करते हैं रजत शर्मा जी। माना जाता है कि वो बीजेपी और एनडीए की तरफदारी करता है, लेकिन अब चाहे उनके व्यवसायिक कारण हो, चाहे उनके जो भी रीजन हो, उन्होंने मनोज तिवारी और इन सारे बीजेपी के नेताओं को आपकी अदालत में बुलाया, और अभी पिछले संडे को उन्होंने केजरीवाल को भी आपकी अदालत में बुलाया था। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं बहुत शांति से, बहुत मैच्योरिटी का वो दे रहे हैं, वो कहीं से भी प्रोवोक नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने जिस ढंग से उस इंटरव्यू को, आपकी अदालत को हैंडल किया है, तो जिसने भी वो इंटरव्यू देख लिया है आपकी अदालत का, मैं यहाँ से मतलब एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ उस रजत शर्मा जी के, उसको देखने के लिए। आपको बहुत सी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो गंदा पानी आ रहा है और बिजली नहीं किया, उसके एक्सप्लेनेशन डेटा वाइज मिल जाएंगे कि कितना ज़्यादा काम दिल्ली सरकार ने किया है केजरीवाल के मुंह से, मतलब वो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं। चलते चलते ये टाइम्स और IPSOS नाम की एक संस्था ने एक ओपिनियन पोल किया है, जिसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 54 से 60 सीट मिल रही है, 2 तारीख के असेसमेंट के हिसाब से हैं, और बीजेपी को 10 से 14 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट। वोट परसेंटेज में लोकसभा में आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे, जो इस बार वो कह रहे हैं कि 52% वोट ओपिनियन पोल के हिसाब से मिल रहे हैं। बीजेपी को 56% मिले थे, जो गिर के 34% हो रहे हैं। कांग्रेस को 23% मिले थे, जो गिर के 4% हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा असेसमेंट यह है कि बहुत कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल 6 तारीख है, कल 3rd आई होता नहीं है, कल के दिन इलेक्शन थम जाएगा और
7 को जब करेंगे तब तक इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका होगा। अब मुझे भी लग रहा है कि कैंपेन जितनी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि सारी कोशिशें कर ली गई, मतलब बंदूक चलाने से लेके, गोली चलाने से लेके, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वो सारे उकसाने के काम किए गए कि जिससे कोई प्रोवोक होकर उस पर रिएक्शन करे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जनरल लीडरशिप और केजरीवाल इन पर्टिकुलर की लीडरशिप ने उस ट्रैप में नहीं आए, या दूसरे ढंग से कहिए कि बहुत संयत होकर उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया, जिस ढंग से उनको बार बार उकसाया गया और उनको जितनी गाली दी गई है। मेरे हिसाब से दिल्ली का इलेक्शन बहुत से नए एजेंडा भी इस देश में सेट करने जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को कहा जा रहा है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये देशद्रोही हैं या राष्ट्रद्रोही हैं, इस इलेक्शन के बाद तय हो जाएगा कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशद्रोही हैं, या सही मानों में लोगों को भ्रमित करने वाले लोग कौन हैं। धन्यवाद। तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।